और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं चंदौली, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। खास कार्यक्रम में बाबा कीनाराम प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी शालीनता के साथ अपना जीवन यापन करने वाले, पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपना जीवन यापन करने वाले बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले ऐसे कुलीन परिवार में पूज्य बाबा कीनाराम जी का जन्म जरूर हुआ। एक साधना के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने के बाद अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नाही, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। उनके चमत्कार के अनेक किस्से हैं। उन्होंने भारत की सभी साधना विधियों को एक साथ जोड़ करके काशी में त्रिकुंड को भी जो पवित्रता प्रदान की वह हम सबके सामने है। हम सब इस बात को जानते हैं, हर व्यक्ति उसका गवाह है। आज भी वह विभूति और दिव्यता वहां पर और इस पूरे स्थान पर, उनकी पवित्र साधना स्थली पर भी हम सबको देखने को मिलती है। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जब चंदौली में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था और उस समय यहाँ के हमारे माननीय सांसद, माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी ने, यहाँ के हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने उस समय मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि बाबा के नाम पर कुछ हो जाए। तो मैंने कहा मेडिकल कॉलेज से अच्छा और क्या हो सकता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने पूज्य संत के इसी चरणों में उस मेडिकल कॉलेज जो लोक कल्याण का, आरोग्यता का उत्तम माध्यम बनेगा, उसका नामकरण पूज्य बाबा के नाम पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भी इस परंपरा के लिए अपनी ओर से करने की कहां हमारी सामर्थ्य है। ये तो जो कुछ भी है ये बाबा की ही कृपा है, उन्हीं की विभूति है। और उन्हीं की कृपा से जो मैंने आपको बताया ना कि आज मेरा कार्यक्रम कहीं और था,
लेकिन मैं भटक करके आ गया चंदौली में, यहाँ पर राम बाबा सिद्धार्थ गौतम जी को मैं समय देते देते, जब भी मैं समय देता था, पता लगता था मेरा कार्यक्रम कहीं और जगह लग जा रहा है। लगता है कि बाबा कीनाराम जी चाहते थे कि बिना मिले ही मैं स्वयं यहाँ पहुंच करके बता दूं कि नहीं, बाबा के चमत्कार जीवित हैं और बाबा आज भी सूक्ष्म दृष्टि से हम सब का संचालन कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध योगी अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के इस चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा, समाज का हर तबका यहाँ पर आता है, बाबा का आशीर्वाद देता है बिना भेदभाव के। उस समय भी उन्होंने जो तमाम समाज सुधार के काम प्रारंभ किए थे, अघोर पीठ ने उन कार्यों को आज भी जारी रखा है। ये कार्यक्रम आज भी उसी रूप में चल रहे हैं और ये निरंतर चलते रहने चाहिए, क्योंकि यही बाबा की यही संदेश है, यही उनका उपदेश है। बिना भेदभाव के समाज को जोड़ना, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना, स्त्री शिक्षा को, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, दीन दुखियों के साथ खड़ा होना, लोक मंगल के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के हम सबका हर कार्य, सब कुछ समर्पण देश के नाम होना चाहिए। हर काम देश के नाम, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हमें कार्य करना होगा और इस भाव के साथ जो भी हमारा कार्य होगा वह बाबा के श्री चरणों में उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं इस पीठ के वर्तमान जो पीठाधिपति हैं अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को हृदय से बधाई देता हूं कि 425वीं पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सबको आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज बाबा की इस जयंती पर आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। आप सबको भी मैं अपनी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि बाबा की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर, हमारे पूरे काशी क्षेत्र पर इसी प्रकार से बना रहे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बाबा कीनाराम जी की 425वीं पावन जयंती पर हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां उत्सव में शामिल हुए और यहां से उन्होंने यूपी सरकार की योजनाओं और अब तक के कामों के बारे में बताया और साथ ही विपक्ष देश के ताने बाने को तोड़ना चाहता है, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ हर मंच से कह रहे हैं। खासकर आरक्षण को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से हो रही है और जातिगत जनगणना की डिमांड जो विपक्ष की ओर से बार बार हो रही है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि दरअसल जातिगत जनगणना के नाम पर विपक्ष हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि जाति धर्म की राजनीति में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उलझी रहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर चलती है। विपक्ष देश की कीमत पर राजनीति करता है, योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। वहीं बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। विपक्ष देश के ताने बाने को तोड़ना चाहता है, बीजेपी देश को एकजुट करने में लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल हर मंच से यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे, नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। यही बात यहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए
देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र भारत के वैदिक मंत्र का ही एक वर्तमान रूप है, जिसमें भारतीय ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और अब बात समाजवादी पार्टी की करते हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उन सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है जो उसके विस्तार के सपने को पूरा कर सके। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के बाद अब झारखंड का भी रुख कर रही है। क्या है पार्टी की प्लानिंग, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। तभी तो पार्टी उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब झारखंड का रुख कर रही है। इससे पहले जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। कश्मीर में काफी वक्त से सक्रिय रहे जियालाल वर्मा बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाजवादी पार्टी ने पुलवामा, सुपौल, किश्तवाड़, राजपुरा और अनंतनाग जैसी विधानसभा सीटों पर अपनी संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इन सीटों में मुसलमानों के वोट बैंक के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों से भी उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ कर लिया है। समाजवादी पार्टी पहले तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, बात न बनने पर अपने प्रत्याशी अकेले भी मैदान में उतार सकती है। इलेक्शन के लिए हमें कह रहे हैं, तो हमने सोचा था कि 2, 4, 5 लोगों को चलो नाम के लिए हम इलेक्शन लड़वा देंगे, डिस्टेंस अपनी दिखाएंगे। हम नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, मगर अब लोगों का उत्साह देकर, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में यकीन देकर हमें भी उत्साह आ रहा है और हमने 37 लोगों का नाम जो है वो क्वालिफाई किया है। दरअसल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बाद समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनावी राज्यों में कांग्रेस के साथ उनकी कुछ बात बन सकती है और उसके बदले में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उन्हें ज्यादा बढ़कर सीटें दे सकती है। समाजवादी पार्टी पूरे प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। इसके पीछे पार्टी उन तमाम संभावनाओं पर विचार कर रही है जिससे उनकी पार्टी का न सिर्फ विस्तार हो बल्कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ भी आगे बढ़ सके। समाजवादी पार्टी अगर किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर वोट प्रतिशत बढ़ा पाने में कामयाब होती है तो उसके लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता काफी आसान होगा। समाजवादी पार्टी की लोकसभा में और देश में इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय दलों से ज़्यादा प्रेजेंस है। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की संख्या है, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता कार्यकर्ताओं का मन है कि जैसी हमारी राजनीतिक ताकत मिली है उसके हिसाब से अन्य प्रदेशों में विस्तार किया जाए। उधर इसी प्लान के तहत समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति झारखंड में दर्ज कराने के लिए भी तेजी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 10, हरियाणा में 10 और झारखंड में 6 सीटों की उम्मीद कांग्रेस से लगाई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 मौजूदा विधायक भी हैं। खबर ये भी है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है।
लोकसभा चुनाव के बाद लगातार यह बात चर्चा में है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है और वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए या किसी भी दल के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल विस्तार करना बहुत सहज और स्वाभाविक बात है। समाजवादी पार्टी आज से 20 साल पहले भी इस बारे में बहुत गंभीर प्रयास कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव तेजी से अन्य राज्यों का रुख इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी का न सिर्फ विस्तार करना चाहते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी मौसम में संविधान पर आर पार की सियासत जारी है। अब आकाश आनंद ने आरक्षण का राग छेड़ा है और इस बहाने बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। यानी कि एक बार फिर दलित वोट बैंक की चाह में सियासतदान आरक्षण को ही सियासत की आसान राह बनाने पर तुले हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर रण छिड़ चुका है। पार्टियां अपने अपने हिसाब से आरक्षण के नाम पर सियासत कर रही है। अब आगामी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, तब से आकाश आनंद फिर फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे। आकाश आनंद ने विपक्ष दलों के संविधान बचाओ के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए हमला किया। उन्होंने इसे बसपा के मूवमेंट को खत्म करने की साजिश बताया और कहा कि हम इस साजिश को बेनकाब करेंगे। आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संविधान को लेकर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हमला किया और लिखा कि संविधान बचाओ का माहौल बनाकर कांग्रेस का इंडी अलायंस और संविधान की झूठी कसम खाकर बीजेपी वाले पहले आरक्षण फिर बहुजन मूवमेंट खत्म करने की साजिश कर रहे, लेकिन बीएसपी ये होने नहीं देगी। एक और बीएसपी एक सुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता रही है, साथ ही बीजेपी को भी इसमें शामिल कर रही है और अपने सियासी एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी बीएसपी को इसका जवाब दे रही है। 2012 में अखिलेश यादव ने जब SC/ST वर्ग का प्रमोशन में आरक्षण को रिवर्ट किया था, तो उसके बाद 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने भी उनके साथ गठबंधन किया था। तो जिसने आरक्षण को धता बताया था, उसके साथ सुश्री मायावती जी ने क्यों गठबंधन किया था? कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके पिछलग्गू जितने भी लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं और तमाम तरह के सवालों के साथ सामने आ रहे हैं, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि ये जिम्मेदारी है उसकी कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये लड़ाई लड़ी गांधी जी के नेतृत्व में, आज वक्त है कांग्रेस उस अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरक्षण के नाम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया था। मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर SC/ST और OBC का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख और तड़प को भूलकर उनके प्रति क्रूर रवैया अपनाया। दरअसल यूपी में उपचुनाव और 4 राज्यों में चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है, जिसमें बीएसपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि इस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे का कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर सपा सांसद रुचि वीरा ने असम सरकार द्वारा 2 घंटे जुमे की नमाज की छुट्टी रद्द करने पर कहा कि हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है। एक दूसरे के धर्म और मजहब का सम्मान करना हमेशा से हमें बताया गया है।
देखिए, बस बड़ा ही मतलब दुखद विषय है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करे। एक सवाल उठ रहा है, आसाम के मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा का 2 घंटे का जो नमाज का टाइम था उसको कैंसिल कर दिया। देखिए, जो हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है और एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे के मजहब का सम्मान करना हमेशा से बताया गया है। अगर उसमें कोई तब्दीली होती है तो ये कहीं ना कहीं मतलब अफसोस का विषय है।